गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक स्पर्श का जो आखिरी चैप्टर है गद्य खंड का कारतूस, इस एकांकी को पढ़ेंगे, इस एकांकी को समझेंगे, जो कि हबीब तनवीर जी द्वारा लिखी गई एक बहुत ही रोचक एकांकीकार है। एकांकीकार का मतलब मैं बता दूं, एकांकी होती है, ये कहानी नहीं होती, ये एक अंश होता है। कोई एक समय सीमा होती है, इसकी सीमित समय के लिए होता है और उसका नाटकीय रूपांतरण किया होता है, उसको हम बोलते हैं एकांकी। यानी कि ये जो पाठ है, ये पूरी एक कहानी नहीं, बल्कि कहानी का एक भाग है, जो कि 5 मिनट 10 मिनट या फिर कह लीजिए कि दो लोगों के बीच संवाद होता है, लेकिन वो एकांकी के तौर पे होता है और ये बहुत ज्यादा वर्णनात्मक नहीं होता, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, ये बहुत ज्यादा इसकी व्याख्या नहीं होती, ये बस एक अंश को ही दर्शाता है। एकांकी का मतलब होता है। तो कारतूस एकांकी, इसको हम पढ़ेंगे। पाठ में आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे कि पाठ है किस बारे में। अंग्रेज इस देश में व्यापारी के भेष में आए थे। शुरू में व्यापार ही करते रहे, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे। धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उनकी नीयत उजागर होते ही अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के प्रयास भी शुरू हो गए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेज जब यहाँ आए थे तो वो बस व्यापार करने आए थे, ट्रेड के लिए आए थे, लेकिन जब उन्होंने यहाँ पे आके देखा कि यहाँ ये जो देश है ये सोने की चिड़िया है, यहाँ पे बहुत कुछ मिल सकता है, तो वो व्यापार धीरे धीरे कब्जे के रूप में होता गया। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम बहुत सालों तक, सालों साल तक ब्रिटिश के अंदर हम गुलाम थे। तो ये उन्हीं सारी घटनाओं में से एक घटना है जिसपे ये पाठ आधारित है। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे जांबाज की के कारनामों का वर्णन है जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला यह दिलेर इतना निडर था कि शेर की मान में पहुंचकर उससे दो दो हाथ करने की मानिंद कंपनी के बटालियन के खेमे में ही नहीं आ पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रोग गालिब किया कि मुंह से भी वे शब्द निकले जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो कभी नहीं भूले जा सकते। यानी कि ये जो कारतूस, ये जो चैप्टर है, ये एक ऐसे जांबाज सिपाही की कहानी है जो कि अंग्रेजों को भारत से बाहर करना चाहता था और जिसकी वीरता से स्वयं कर्नल भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाया। तो पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें पात्र क्या क्या है और कौन कौन है। कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही, सवार। जो पाठ की अवधि है ये कितने लंबे समय की बात है, तो बस 5 मिनट की ही घटना है। और समय है सन 1799। समय है रात्रि का और स्थान है गोरखपुर यूपी के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। दो अंग्रेज बैठे आपस में बात कर रहे हैं, कर्नल कालिंज, और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है। चांदनी छिटकी हुई है, रात का मौसम है और अंदर लैंप जल रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो कर्नल और लेफ्टिनेंट, ये दो लोगों के बीच में बातें हो रही हैं। तो कर्नल बोलते हैं, जंगल की जिंदगी बहुत खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट बोलते हैं, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। तो ये लोग एक खेमा बना के वहां पे किसी सिपाही को पकड़ने के लिए हैं, लेकिन वो इंसान काफी जांबाज है और वो इन लोगों को मिल नहीं पा रहा है। तो कर्नल बोलते हैं, उसके अफसाने सुनकर रॉबिन हुड की याद आ जाती है। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। अपने 5 महीने की हुकूमत में अवध को स्वतंत्र करने में वह लगभग कामयाब हो गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल कालिंज, ये सादत अली कौन है? ये सादत अली कौन है? लेफ्टिनेंट बोलता है। तो कर्नल जवाब देते हैं, आसिफ उद्दौला का भाई है, उसका और वजीर अली का दुश्मन। नवाब आसिफ उद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सआदत अली ने अपनी मौत समझा। लेफ्टिनेंट बोलता है, सआदत अली को अवध के तख्त पर क्यों बिठाया? कर्नल ने जवाब दिया, सआदत अली हमारा दोस्त है और वह बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी जायदाद दे दी और 10 लाख रुपए नकद। अब वह भी मजे करता है और हम भी अब मजे करते हैं। तो लेफ्टिनेंट बोलता है, सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह साहेब
जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। तो कर्नल बोलता है हमले की दावत सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दी थी, फिर वजीर अली ने और फिर शमसुद्दौला ने दी। तो लेफ्टिनेंट बोलता है इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है, यानी कि जो जहां से है वो वहीं से इन अंग्रेजों को खदेड़ने की सोच रहा है और इन अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए क्रांति मचा रहा है। कर्नल हाँ, अगर यह कामयाब हो गया तो लॉर्ड वेल्जली सबको बैठेंगे। फिर लेफ्टिनेंट बोलता है वजीर अली की आजादी खतरनाक है, यानी जिनको ढूंढने के लिए ये लोग वहां पे खेमा जमा के बैठे थे उनके बारे में बात होने लगी कि वजीर अली की आजादी खतरनाक है, उसे किसी तरह गिरफ्तार कर लेना चाहिए। कर्नल बोलते हैं वर्षों से पूरी फौज लिए उसके पीछे जंगलों में भटक रहे हैं, मगर वह है कि हाथ ही नहीं आता। लेफ्टिनेंट बोलता है सुना है वजीर अली जाति तौर से बहुत बहादुर आदमी है। कर्नल बहादुर ना होता तो यूं कंपनी के वकील का कत्ल कर देता। अब ये उसके बारे में बताते हैं कि उसने एक वकील का भी कत्ल किया है। लेफ्टिनेंट ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? कर्नल बोलते हैं वजीर अली को पद से हटाने के बाद उसे बनारस भेज दिया गया था और 3 लाख रुपए सालाना वजीफा तय कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता बुलाया और वजीर अली ने बनारस के कंपनी वकील से शिकायत की कि उसे कलकत्ता क्यों बुलाया जा रहा है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली के दिल में यूं ही अंग्रेजों के खिलाफ नफरत फूट फूट कर भरी हुई थी। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया, यानी कि जो वजीर अली को चाहिए था वो उसको उसके हिसाब से नहीं मिल रहा था। और जब उसने शिकायत की वकील से तो वकील ने भी इसका पक्ष नहीं लिया बल्कि इसको उल्टा सीधा सुनाया, जिसका कारण ये हुआ कि वजीर अली ने गुस्से में आके खंजर निकाल के वहीं पे उस वकील को मौत के घाट उतार दिया। लेफ्टिनेंट और भाग गया। कर्नल अपने जानिसारों सहित आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के शासक ने अपनी हिफाजत में उन्हें घाघरा तक पहुंचा दिया। अब वे इन जंगलों में भटक रहे हैं, यानी कि वकील को मारने के बाद वो उसको कुछ लोगों ने हेल्प की और फिर वो अब काफी दिनों से इस जंगल में भटक रहा है, जिसको हम लोग पकड़ने के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं। लेफ्टिनेंट मगर वजीर अली की स्कीम क्या है, उसका प्लान क्या है? कर्नल नेपाल पहुंचकर अफगानी हमले का इंतजार करें, अपनी ताकत बढ़ाएं, सआदत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करें। सआदत अली वो जो अंग्रेजों का दोस्त था, जो अंग्रेजों के साथ काम करता था इंडिया का, लेकिन वो अंग्रेजों के लिए काम करता था। तो इसका मकसद यही था कि उस सआदत अली को हटाए और वो खुद यानी कि वजीर अली खुद अवध का शासक बने और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकालने में अपना सहयोग दे। लेफ्टिनेंट मुमकिन है नेपाल पहुंच गया हो। तो कर्नल बोलता है कि हमें अच्छी तरह से मालूम है कि वह अभी भी इन्हीं जंगलों में छिपा हुआ है। ये दोनों बातें करते हैं, तब तक एक सिपाही तेजी से अंदर दाखिल होता है। सिपाही आता है, बोलता है दूर से गर्द उड़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी बोलता है कि दूर से धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो कर्नल बोलता है क्या बात है? फिर कर्नल कहता है कि सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे, कि कोई फौज तो नहीं आ रही, कोई इन लोगों के अगेंस्ट इन लोगों से लड़ाई करने के लिए तो नहीं आ रहा। तो बोलता है सिपाहियों को बोलो कि वो तैयार रहे। कर्नल खिड़की के पास आकर हाँ एक ही सवार है। सिपाही से बोलता है कि नहीं ज्यादा लोग नहीं है, बस एक ही है, कोई देखो कौन है। सिपाहियों से कहो इस पर नजर रखे कि ये किस तरफ जा रहा है। फिर लेफ्टिनेंट के भी आता है खिड़की से देखते हुए, गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे पूरा काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवारी नजर आ रही है। लेफ्टिनेंट भी आता है, देखता है, उसको भी लगता है कि कितने लोग आ रहे हैं, लेकिन वो एक ही सवारी आती रहती है। फिर तब तक सवार पहुंचता है दरवाजे पे, तो बोलता है मुझे कर्नल से मिलना है। तो नहीं, बाहर जो सिपाही रहता है तो बोलता है कि वेरी गुड, बहुत खूब। तो सवार सवार कुछ बोलने की सोचता है, तब तक गोरा अंदर चला जाता है। अंदर जाकर बोलता है हुजूर, सवार जो है वो आपसे मिलना चाहता है। कर्नल बोलते हैं ठीक है, अंदर भेज दो। लेफ्टिनेंट वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। तो लेफ्टिनेंट अपनी बुद्धि लगाता है, बोलता है कि जरूर वजीर अली ने किसी आदमी को भेजा होगा, या फिर हो सकता है ये हमारा सपोर्ट करे और हम वजीर अली को गिरफ्तार कर लें। तो कर्नल बोलता है कि चुप रहो, ऐसे सबके सामने बातें नहीं की जाती है। उसने उसको खामोश कर दिया। फिर सवार जो है वो अंदर आता है।
कहता है कि मुझे मतलब मुझे अकेले में आपसे बात करनी है, तन्हाई तन्हाई बोलता है। कर्नल बोलता है साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप रहे राजा दिल कह दें, मतलब बोलता है कि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो आप अपनी बातें ना कह सके, आप आराम से बातें कर सकते हैं। सवार बोलता है दीवाल के भी कान होते हैं, इसलिए मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। तो फिर कर्नल ने इशारे से लेफ्टिनेंट को बोला और सिपाही को बोला कि आप लोग बाहर जाइए, मैं इससे बातें कर लूँ। आपको इस मुकाम पर खेमा आपने इस मुकाम पर खेमा क्यों डाला है? सवार ने पूछा। तो कर्नल ने बोला कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इतनी बड़ी सेना क्यों? कर्नल बोलता है गिरफ्तारी में मदद के लिए। सवार वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल क्यों? वह एक जांबाज सिपाही है, मैंने यह भी सुन रखा है। आप क्या चाहते हैं? तो सवार बोलता है कि मुझे बस थोड़े से कारतूस चाहिए। तो कर्नल पूछते हैं किस लिए? तो सवार बोलता है कि वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल बोलता है कि अच्छा, यानी कि आप हमारा उसको लगता है कि हमारा सपोर्ट करने आए हैं। तो बोलता है ठीक है, ये लो 10 कारतूस। सवार बहुत खुश होता है और शुक्रिया अदा करते हुए जाने लगता है। तो कर्नल बोलता है कि ठीक है, आप वजीर अली को गिरफ्तार करने जा रहे हो, लेकिन ये तो बताइए कि आपका नाम क्या है? उसके मन में ये आया कि ये है कौन जो वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए तैयार है। सवार बोलता है वजीर अली, आपने मुझे 10 कारतूस दिए, इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। वो सवार जब ये बात बोलता है कि वो स्वयं वजीर अली है जिसको ये लोग ढूंढ रहे हैं, जिसको गिरफ्तार करने के लोग बैठे हैं, वो स्वयं आ रहा है, इनके खेमे में आ रहा है, इनसे कारतूस ले रहा है और ये भी कह रहा है कि आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए मैं आपकी जान बख्श करता हूँ, आपको जान से नहीं मारता। तो ये बहुत ही हिम्मत वाली बात है और ये एक जांबाज सिपाही ही कर सकता है। और ऐसा कह के वो निकल जाता है। सवार यानी कि वजीर अली चला जाता है, टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट अंदर आता है तो पूछता है कि कौन था, मतलब ये जो इंसान था ये कौन था? लेकिन कर्नल जो था वो उसकी जांबाजी से इतना अचंभित हुआ था कि वो कुछ भी नहीं बोल सका। वो ये नहीं बोल सका कि ये जो इंसान था इसी को हम पकड़ने बैठे हैं और ये इतने हिम्मत के साथ हमारे सामने आता है और हमसे ही कारतूस लेके जाता है। तो वो इतना आश्चर्यचकित था कि वो कुछ नहीं बोल पाया, बस उसने यही जवाब दिया कि ये एक जांबाज सिपाही था, यानी कि वो सही बात को नहीं कह पाया। तो बस ये जो अध्याय है, ये जो एकांकी है वो यहीं पे समाप्त होता है और इससे हमको समझ में आता है कि कैसे कैसे जांबाज सिपाही हुए हैं जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए अपनी जान तक की बाजी लगाई है और बिल्कुल भी नहीं घबराते थे, बिल्कुल भी नहीं डरते थे। जैसा कि एक उदाहरण यहाँ पे वजीर अली का है इस पाठ के अंतर्गत और इस पाठ के माध्यम से हमको पता चलता है। धन्यवाद।